नमस्कार, मैं सरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। फूलों की खेती से महका महूक गाँव। कम पानी में तुरैया की खेती है फायदे का सौदा। कृषि के क्षेत्र में आज नई नई तकनीकों का विकास हो रहा है, जिसे अपनाकर किसान अच्छी आय ले रहे हैं। आज हम आपको लेकर चलते हैं हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन के महूक गांव, जहां पिछले कई सालों से पूरा गांव पॉली हाउस में फूलों की खेती कर रहा है और इन फूलों की खेती से गांव के लोग खुद तो अच्छी आय कमा रहे हैं और साथ ही कई लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। तो आइए मिलाते हैं इस गांव के सफल किसानों से और जानते हैं इनकी सफलता की कहानी। महूक गांव में करीब 100 परिवार रहते हैं। 90 के दशक से पहले तक इस गांव के किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हुआ करती थी, जिसकी वजह से किसान बहुत परेशान थे। इसी गांव के दो भाई आत्मस्वरूप और ओम प्रकाश से अपने गांव के लोगों का दर्द देखा न गया और दोनों ने अपने गांव के लिए कुछ ऐसा करने का मन बनाया जिससे सभी की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। यही सोचकर ये दोनों भाई नए नए एक्सपेरिमेंट करने लगे। इसी दौरान इन्होंने फूलों की खेती शुरू की। आज पूरा गांव फूलों की खेती करता है। सभी के पक्के मकान हैं और हर घर में अपनी गाड़ियां हैं और सभी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला रहे हैं। तो हमने 1990 से ये फूलों का काम शुरू किया। तो जब हमने शुरू किया तो उस टाइम तो यहाँ पर किसी को कोई पता नहीं था कि भाई फूल बिकता है कि नहीं बिकता। तो हमने सबसे पहले ग्लेडियस शुरू किया। ग्लेडियस तो ये दिल्ली में बिकता था, मतलब खान मार्केट है, कनॉट प्लेस में है, वहाँ पर जो थोड़ी बहुत ही मतलब फूलों की जो थी। तो हमने ना मतलब हमने 4-5 साल तक तो मतलब बड़ा स्ट्रगल किया। अब 1990 से पहला तो जो हमारी फाइनेंशियली जो हमारा था वो तो बहुत ज़्यादा मतलब अपना गुजारा होता था, बस हैंड टू माउथ, मतलब अपना गुजारा, मतलब कपड़े और बच्चों को पढ़ाने के लिए थोड़ी बहुत ही गवर्नमेंट स्कूल में हम पढ़ाते थे, तो जितना मतलब गुजारा चल रहा था। फिर 1993-94 के बाद यहाँ कार्नेशन ले आए वो पंडित जी। उस टाइम यहाँ पर अपना तो कोई मतलब हमारा मार्केट में यहाँ कोई कार्नेशन था नहीं, तो महाराजा साहब के पास होता था, तो उनकी तो थोड़ी बहुत ही जो कटिंग मतलब उसमें से निकलती थी, उसमें से हमने इसको डेवलप किया और इसको ग्रो किया। तो फिर वो शुरू में जब ये इसकी मार्केट धीरे धीरे जैसे जैसे इकोनॉमिकली हमारा देश आगे बढ़ता चला गया, वैसे वैसे फूल की मतलब मार्केट भी स्टेब्लिश होती गई, मतलब फूल की मार्केट भी, मतलब फूल भी बिकने लग गया। फिर 2001, 2, 3 मतलब इसके बाद फिर मंडियाँ बन गई। मंडी बन गई कनाट प्लेस के पास एक मंडी होती थी। उसके बाद अब गाजीपुर बन गई, तो अब तो होलसेल में जाता है। चंडीगढ़ भेजते थे, थोड़ा बहुत पंजाब भेजते थे, बाकी चंडीगढ़ भेजते थे, बाकी दिल्ली भेजते थे। आज के दौर में जहां युवा शहरों की चकाचौंध की ओर आकर्षित हो रहा है और रोजगार के लिए भटक रहा है, वहीं दूसरी ओर चायल महूक गांव के युवाओं ने फूलों की खेती कर इसे अपना रोजगार का साधन बना मिसाल पेश की है। महूक गांव के युवाओं ने अपने पूर्वजों के पेशे को आधुनिक सोच के साथ जोड़कर शहरों को भागने के बजाय गांव के संसाधनों से फूलों की खेती कर आज लाखों की कमाई कर रहे हैं। गांव महूक का किसान हूँ और हमने 89 में या 90 में समझो 90 में हमने फूलों का काम स्टार्ट किया था। तो उससे जब दुगनी इनकम हुई ना जी, तो इनकम थोड़ा सा हर आदमी सोचता है, हमारे पास कोई नौकरी नहीं थी, कोई और चीज़ नहीं थी, बच्चे पोस्ट ग्रेजुएट हो गए थे, पढ़ गए थे, तो फिर नौकरी का भी बड़ा असंभव सा काम था। तो चलो तो जब उसमें तो इस करके हमने अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को थोड़ा सा आगे सुदृढ़ करने के लिए ना फूलों का काम स्टार्ट किया था। सालाना कारोबार है ना जी, जैसे तो इस साल तो बहुत अच्छा फूल होना था अगर कोरोना ना होता। कोरोना की वजह से अगर ऐसा हुआ तो हमारे साथ नहीं हुआ, पूरे देश के साथ हुआ, हर किसान के साथ हुआ, उसका नहीं। वैसे जो है ना जी, मेरे ख्याल 1.5 करोड़ के आसपास राउंड फिगर जो है ना इनकम आती है। 6 घर है यहाँ, कुल 6 घर है और 6 घर में 1.5 करोड़ के आसपास की आती है। महूक में फूल की अलग अलग किस्मों को उत्पादन किया जाता है। इनमें डच, स्पेनिश, इजराइल, जापान, हॉलैंड,
आदि देशों की किस्मों के फूल लगाए जाते हैं। इसके अलावा भारतीय किस्मों के फूल का भी उत्पादन होता है। इनमें कार्नेशन, लिलियम, लेडियम, वासिका केल, ऑर्नामेंटल फ्लावर, एस्ट्रोमोरिया और गुलाब की विभिन्न किस्में भी लगाई जाती है। महू गांव पूरे देश में फूलों की खेती के लिए मशहूर है और गांव के 70% हिस्से में फूलों की खेती होती है। इससे गांव की सालाना आय 1 करोड़ से 1.5 करोड़ तक पहुंच चुकी है। इस गांव को फूलों की खेती के लिए कई राज्य व राष्ट्रीय स्तर के सम्मानों से भी नवाजा जा चुका है। यहाँ पर हर परिवार के पास आलीशान घर है और यही नहीं, गांव के लोगों ने विलेज लिव इन नाम से एक छोटा सा रिजॉर्ट भी शुरू किया है। अपने जो भी हमारा रिश्ता नाता है या जो भी कोई कर सकता था, हमने कभी कोई चीज़ नहीं छुपाई। हमने सबको बोला भाई आप लोग भी कर लो, अगर जितनी मेहनत कर सकते हैं तो उसी हिसाब से कमा लेंगे, हम तो कमा रहे हैं। तो हमने अपने उदाहरण दिए भाई हम इतना पैसा कमाते हैं। हमने लोगों को बोला भाई हम इतना पैसा कमाते हैं, तो उनको विश्वास नहीं हुआ। जब खुद करके देखा उन्होंने तो फिर उनको लगा भी नहीं है। तो फिर तो इसमें बड़े भारी लोग जुड़ गए। अच्छा, फिर यूनिवर्सिटी मतलब हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, फिर हमारे जो आपकी यूनिवर्सिटी है हमारी नौनी से, यहाँ से हमारे को मतलब टेक्निकल काफ़ी वो मिला। बाकी फील्ड में तो हमारे को खुद करना था, बाकी गवर्नमेंट सब्सिडाइज्ड। फिर उसके बाद ये गवर्नमेंट ने भी देखा कि भाई फूलों का काम चल पड़ा है, कई स्कीमें चल रही है, तो उस टाइम से लेकर चल रही है, तो हमारे को भी थोड़ी हेल्प हुई बीच में। बाकी जो जितना कर सका वो कर रहा है। आज तो गांव का स्तर, अब तो यहाँ तो हमारा गांव तो मेरे ख्याल में कोई 70-80% फ्लोरिकल्चर में ही है। हाँ, अब फ्लोरिकल्चर के बाद फिर बच्चे टूरिज्म में चले गए, उन्होंने होटल बना लिए। तो 2 होटल है, 2 होटल में हम मतलब 15-16 तो हमारे पास उसमें एम्प्लॉइज है। बाकी 7-8-10 लोग हमारे पास मतलब इसमें हॉर्टिकल्चर में काम करते हैं। तो 20 से या 25 आदमी को तो हम अपने साथ रोजगार देते हैं। ये बात ठीक है भाई, कोविड-19 की वजह से थोड़ा सा मतलब वो गैप आया है, तो कुछ लोग चले गए हैं बेचारे। लेकिन अगर ये मतलब फिर अगर उसमें रनिंग में आ जाएगा तो हम 20-25 आदमी को तो रोजगार अपने साथ देंगे ही देंगे। आज तक इन किसानों ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज इस गांव के सभी किसान अपने खेतों में हर किस्म के फूल लगा रहे हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। अपने राज्य में इस साल बारिश काफी अच्छी हुई है और राज्य के कुछ क्षेत्रों में तो अधिक बारिश के कारण पिछले दिनों बाढ़ जैसे हालात हो गए थे। तो ऐसे में बहुत से किसानों की खरीफ की फसलें जल भराव के कारण नष्ट हो गईं। तो जहां जहां खरीफ की फसलें खराब हो गईं, वहां किसान तोरिया की खेती करके इस नुकसान की कुछ हद तक भरपाई कर सकते हैं। तो आप किस प्रकार से करें तोरिया की खेती, इसके लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। तोरिया लाही रबी की तिलहनी फसलों में सबसे कम समय में पकने वाली और सबसे पहले बोई जाने वाली फसल है। यह फसल आमतौर पर उत्तर भारत के सभी क्षेत्रों में उगाई जाती है। तोरिया की खेती खरीफ फसल की कटाई तथा रबी की फसल की बुआई के बीच के समय में ली जाती है। तोरिया में 42 से 45% तक तेल होता है और इसकी खल्ली पशुओं के आहार के रूप में काम में लाई जाती है। उपयुक्त जलवायु। तोरिया लाही की फसल के लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। अधिक या कम तापमान होने पर फसल में विकृति आने लगती है। खेत का चयन। तोरिया की खेती से अच्छी उपज के लिए रेतीली दोमट एवं हल्की दोमट मिट्टी अधिक उपयुक्त है। भूमि क्षारीय एवं लवणीय नहीं होनी चाहिए। तोरिया की खेती अधिकांशतः बारानी की जाती है। खेत की तैयारी। पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें। इसके बाद 2 से 3 जुताई कल्टीवेटर से करें। प्रत्येक जुताई के बाद पाटा अवश्य लगवाएं, जिससे भूमि में नमी की कमी न हो और मिट्टी भुरभुरी हो जाए। दीमक और जमीन के अन्य कीड़ों की रोकथाम हेतु बुआई से पूर्व अंतिम जुताई के समय क्यूनाल फॉस 1.5% चूर्ण 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर खेत में बिखेर कर जुताई करना चाहिए। तोरिया की प्रमाणित किस्में।
T9 यह तोरिया या लाही की किस्म 85 से 100 दिन की पकाव अवधि वाली बारानी व सिंचित दोनों स्थितियों में उगाए जाने के लिए उपयुक्त हैं। इसमें तेल की मात्रा 44.3% होती है। बीज का रंग भूरा होता है। औसत उपज 12 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। संगम 105 दिन में पकने वाली इस किस्म में 44.2% तेल की मात्रा होती है। सिंचित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त इसकी उपज औसतन 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। TL15 जल्दी पकने वाली यह किस्म 85 से 90 दिन में पक जाती है। औसत उपज 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। भवानी पकने की अवधि 75 से 80 दिन, उपज 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, संपूर्ण मैदानी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। PT 303 पकने की अवधि 90 से 95 दिन, उपज 15 से 18 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, संपूर्ण मैदानी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। बीज की मात्रा एवं बीजोपचार 1 हेक्टेयर में बुआई करने हेतु 4 से 5 किलोग्राम बीज पर्याप्त तो रहता है। बुआई से पहले बीज को 2 से 2.5 ग्राम मैनकोजेब या 3 ग्राम कैप्टान प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। इससे कवक जनित रोग लगने का डर नहीं रहता है। खाद एवं उर्वरक सिंचित फसल के लिए प्रति हेक्टेयर 8 से 10 टन अच्छी सड़ी गोबर की खाद बुआई के कम से कम 1 माह पूर्व खेत में डालकर खेत तैयार करें। उर्वरकों का प्रयोग मिट्टी परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार करें और जिन किसान भाइयों ने मिट्टी की जांच नहीं कराई है वे सामान्यतः तोरिया की सिंचित फसल लेने के लिए प्रति हेक्टेयर 40 किलोग्राम नत्रजन एवं 20 किलोग्राम फास्फोरस काम में लेना चाहिए। नत्रजन की आधी मात्रा एवं फास्फोरस की पूरी मात्रा बुआई के समय देवें। शेष नत्रजन की आधी मात्रा प्रथम सिंचाई के साथ खड़ी फसल में प्रयोग करें। असिंचित क्षेत्र में 20 किलोग्राम नत्रजन और 10 किलोग्राम फास्फोरस बुआई के समय देना चाहिए। बुआई विधि और दूरी पौधे से पौधे की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर रखते हुए कतारों में 5 सेंटीमीटर गहरा बीज बोएं। कतार से कतार के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें। असिंचित क्षेत्र में बीज की गहराई नमी के अनुसार रखें। तोरिया बोने का समय खरीफ के फसल कटने के तुरंत बाद खेत तैयार करके तोरिया की बुआई करनी चाहिए। बुआई का उपयुक्त समय 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक है। खरपतवार नियंत्रण तोरिया की बुआई के बाद 24 घंटे के अंदर पेंडिमेथिलीन 3.3 लीटर दवा 800 लीटर पानी में घोलकर खेत में छिड़काव करने से फसल में खरपतवारों की समस्या 1 माह तक नहीं होती है। इसके बाद यदि खेत में खरपतवार दिखाई दें तो उसे निराई करके निकाल देना चाहिए, जिससे फसल की बढ़वार अच्छी होगी। सिंचाई प्रबंधन तोरिया की जड़ें अधिक गहरी नहीं जाती हैं, अतः सिंचित क्षेत्र में 2 बार सिंचाई देने पर आशातीत पैदावार प्राप्त होती है। पहली सिंचाई 30 से 35 दिन बाद फूल आने से पहले करें। इसके बाद आवश्यकता अनुसार दूसरी सिंचाई 70 से 80 दिन बाद करें। फसल संरक्षण पेंटेड बग व आरा मक्खी अंकुरण के 7 से 10 दिन में ये कीट अधिक हानि पहुंचाते हैं। इनकी रोकथाम के लिए सुबह या शाम के समय मिथाइल पैराथियोन 2% 25 किलोग्राम का प्रति हेक्टेयर की दर से भुरकाव करें। मोइला की रोकथाम हेतु डाइमिथोएट 30 EC 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी छिड़काव करें। तोरिया की फसल में लगने वाले रोग एवं रोकथाम किसान भाइयों, तोरिया की फसल में सफेद रोली, झुलसा व तुलासिता रोग दिखाई देने पर मैंकोजेब 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 800 लीटर पानी में मिलाकर छिड़कें एवं आवश्यकता अनुसार 20 दिन के अंतर पर छिड़काव दोहराएं। फसल कटाई किसान भाइयों, समय पर बोई गई तोरिया की फसल दिसंबर के अंतिम सप्ताह से जनवरी के प्रथम सप्ताह तक पक जाती है। आमतौर पर जब पत्ते झड़ने लगे और फलियां पीली पड़ने लगे तो फसल काट लें, अन्यथा कटाई में देरी होने पर दाने खेत में झड़ जाने की आशंका रहती है। पैदावार उपरोक्त उन्नत तकनीक और उन्नत
प्रमाणित किस्मों द्वारा की गई खेती से 12 से 18 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज प्राप्त कर सकते हैं। और किसान भाई इस बात का ध्यान रखें, तोरिया के बीजों को अच्छी तरह सुखाकर ही भंडारण गृह में भंडारण करें और जब इसका बाजार में अच्छा भाव मिले तब बेचें, तो इससे अच्छा मुनाफा होगा। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि जिला हनुमानगढ़ में अगले 5 दिनों में शुष्क मौसम की संभावना है। अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान 38.0 से लेकर 40.0 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26.0 से लेकर 27.0 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। इस अवधि के दौरान हवा दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम दिशा से 4 से 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। क्षेत्र में सापेक्ष आर्द्रता 15 से 50% तक के बीच हो सकती है। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि कोरोना के गंभीर फैलाव को ध्यान में रखते हुए किसानों को तैयार सब्जियों की तुड़ाई और अन्य कृषि कार्यों को करते समय सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। व्यक्तिगत स्वच्छता, मास्क का उपयोग, उचित अंतराल पर साबुन से हाथ धोने तथा सामाजिक दूरी बनाए रखने पर विशेष ध्यान दें। किसान भाई को सलाह दी जाती है कि वे अभी मूली की पूसा चेत की, पूसा रश्मि, पालक की पूसा भारती, ऑल ग्रीन, सलजम की सफेद नंबर 4 आदि किस्मों की बुआई कर सकते हैं। प्रदेश के जो किसान पशुपालन व्यवसाय से जुड़े हैं उनके लिए सलाह दी जाती है कि पशुओं को इस समय खुले में न बांधें। बरसात के मौसम में उगने वाले हरे चारे अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जिस कारण पशु इनका ज्यादा सेवन कर लेते हैं, जिससे पशुओं में डायरिया होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए पशुओं के आहार में सूखे चारे का समावेश करें। इसके साथ ही पशुओं के आहार में मिनरल मिक्सचर एवं विटामिन का समावेश करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है गांव देवगढ़, जिला भरतपुर के किसान रामजीत बघेल ने। आप धान की फसल में लगने वाले रोगों के नियंत्रण पर जानकारी चाहते हैं, तो रामजीत जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा किसान भाई, धान में झुलसा रोग एक ही बहुत ही गंभीर बीमारी है। वास्तव में यह रोग जब पौधा 25 से 30 दिन का होता है तब से बीमारी का लक्षण दिखाई पड़ता है। शुरू में इस रोग के लक्षण पत्ती पे दिखाई पड़ते हैं। खास करके ऐसा देखा जाता है कि शुरू में पत्ती में ये भूरा रंग का छोटा सा धब्बा बनता है, जो धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ने लगता है, जो अब बाद में ये आँख के आकार का ले लेता है, या कह सकते हैं नाव के आकार का ले लेता है। जिस तरह से हमारे आँख में बीच पे काला काला धब्बा होता है, ठीक उसी तरह से भूरे रंग के धब्बे के बीच में छाई रंग का छोटा सा स्पॉट होता है, जो आँख के नुमा आकार का ले लेता है। शुरू में ऐसा देखा जाता है कि पत्ती में ये जहाँ तहाँ दिखाई पड़ते हैं और धीरे धीरे ये आगे चल करके 2, 4, 5 धब्बे 10 धब्बे आपस में मिल करके पत्ती के हरे भाग को पूर्ण रूप से खत्म कर देते हैं। जीवाणु झुलसा या अंगमारी रोग, यह रोग जीवाणु से होता है। पौधशाला अवस्था, कल्ले की अवस्था, बालियों में दुग्ध अवस्था, इन तीनों अवस्थाओं में रोग की वजह से पत्तियों के किनारे में पीले रंग का धब्बा बन जाता है और पत्तियां सिरे से नीचे की तरफ सूखने लगती हैं। यह लंबाई एवं चौड़ाई दोनों तरफ बढ़ते हैं। फलतः रोगी पौधे एवं रोगी पत्तियां सूख जाती हैं। यह रोग पर्ण छद और तने में बढ़कर पूरे पौधे को सुखा देता है। दूसरी अवस्था म्लानी की है। इसमें पत्तियां लिपटकर तथा नीचे को मुड़कर पीली या भूरी हो जाती हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं
कि ये वास्तव में ये बीमारी बीज जनित रोग है, इसलिए बीज बोने से पहले बीज का बीज उपचार अवश्य करना चाहिए। बीज उपचार जनरली हम लोग बोलते हैं साफ नामक दवा या ट्राइसाइक्लाजोल, साफ 2 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोल बना करके बीज को 15 से 20 मिनट डुबा देते हैं। डुबा करके फिर जा करके हम रोपाई करते हैं, भैया बुआई करते हैं। ठीक उसी तरह से अगर बिचड़ा का हम तैयार कर रहे हैं, बिचड़ा से रोपाई करते हैं बिचड़ा का, तो रोपाई करने से पहले जड़ को अगर साफ 2 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोल बना करके उसमें हम लोग 20 मिनट से आधा घंटा तक डुबा देते हैं। डुबाने के बाद में तब रोपाई करते हैं। इससे हमारा फ़ायदा ये होता है, अगर बीच में लगा हुआ बीमारी झुलसा रोग का लगा रहता है तो उसको हम आसानी से रोक सकते हैं। दूसरा उपाय, अगर खेत में रोग का लक्षण दिखाई पड़े, कहने का अर्थ यह है पत्ती में यदि बीमारी दिखाई पड़ती है तो इस बीमारी को आसानी से ट्राइसाइक्लाजोल, जो मार्केट में बहुत सारे बूम बहुत सारे नाम से दवा मिलती है, 6 ग्राम दवा प्रति 10 लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव करने पर दो बार केवल छिड़काव करेंगे, आसानी से इस बीमारी को रोक सकते हैं। जो छिड़काव करते हैं, पहला छिड़काव बीमारी के रोग के लक्षण दिखने पर, दूसरा छिड़काव 10 से 12 दिन के अंतराल पर दूसरा छिड़काव करते हैं। 2 छिड़काव करने पर आसानी से इस बीमारी को रोका जा सकता है। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajaस्थान@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।